नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, अर्थात एकाधिकार शक्ति की कोटि और माप। वास्तव में एकाधिकार शक्ति का तात्पर्य ये होता है कि यदि इकोनॉमी में एकाधिकारी अपनी पावर का यूज करता है या उसके पास पावर मिल जाती है तो वो अपने अनुसार अपनी वस्तु का मूल्य तथा मात्रा का निर्धारण करता है, जिससे ये होता है कि अर्थव्यवस्था में उसके द्वारा रिकमेंडेड प्राइस पॉलिसी या अदर मैटर ही एक्सेप्ट होते हैं। ये तभी एक्सेप्ट ज़्यादा अधिक होंगे जब इकोनॉमी में मोनोपोली पावर उसकी अधिक होगी। तो हम ये देखना चाहते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कि एक अर्थव्यवस्था में एक मोनोपोली की पावर कैसे वर्क करती है, या सौदेबाजी के रूप में या लाभ अधिकतम करने के रूप में। तो वो कोटि कौन सी है, वो डिग्री कौन सी है जिसके अंतर्गत मोनोपोली अपनी पावर को अधिक से अधिक दिखा सकता है या शो कर सकता है। वास्तव में एकाधिकार शक्ति से अभिप्राय एकाधिकारी द्वारा अपनी कीमत उत्पाद नीतियों से अपने प्रतियोगियों पर प्रतिबंध लगाना है। अर्थात अगर वो उसके पास मोनोपोली पावर अधिक आ जाती है तो वो अपने पॉलिसी के द्वारा, अपने प्राइस के द्वारा, अपने प्रॉफिट के द्वारा अन्य जो कॉम्पिटिटिव जो उसके साथ वर्क कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा देता है कि और उसको वास्तव में उनके लाभ को खुद स्वयं हथियाना चाहता है। तो इसके अंतर्गत एकाधिकारी शक्ति की कोटि का हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में एकाधिकारी शक्ति की कोटि का अध्ययन अधिकतर दो विधियों से किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला विधि है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के अंतर के द्वारा। एकाधिकारी शक्ति की कोटि को यदि हम मेजरमेंट करते हैं तो पहला मेथड जो है, यदि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का अंतर जितना अधिक होगा, वास्तव में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर उतनी अधिक होती जाएगी। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंस जितना अधिक होगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरा मेथड है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के द्वारा डिग्री ऑफ मोनोपोली को चेक करना या जानना। इसके अंतर्गत नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना एक मोनोपोलिस्टिक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। वो जितना अधिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म की यानी मोनोपोली पावर इंप्रूव हुई है। यदि सुपर नॉर्मल पावर की मात्रा कम होती जाएगी तो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर जो है वो कम होती चली गई है। तो अर्थशास्त्रियों ने अधिकतर इन दो मेथड के द्वारा मोनोपोली पावर को मापने का सिद्धांत अपनाया है, एक्सेप्ट किया है। फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच डिफरेंट बहुत अधिक हो जाता है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली बढ़ जाती है। दूसरा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यदि मोनोपोली फर्म ज्यादा अर्न करने तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में मोनोपोली पावर बढ़ गई है। देखिए, मोनोपोली पावर बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो अपने अनुसार अपने प्रोडक्ट का ऊंचा से ऊंचा प्राइस निर्धारित करेगा। जब ऊंचा से ऊंचा प्राइस निर्धारित करेगा तो ऑटोमेटिक है कि वह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, क्योंकि मार्केट में अदर कोई फर्म है नहीं। जब अदर फर्म के अभाव में उसको उस मोनोपोली को ज्यादा अधिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यदि इकोनॉमी में दो तीन फर्में आ जाती हैं, यदि लैक ऑफ फर्म है तो हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ फर्म्स हैं, कोई फर्म्स नहीं है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर फर्म अवेलेबल हो जाती हैं, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म्स हो जाती है तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो
इसको हम ये अधिकतर दो मेजरमेंट मेथड जो बहुत अधिक पॉपुलर है, इसके अंतर्गत हम कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारधाराओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रोफेसर एपी लर्नर का मेजरमेंट है। वास्तव में इसे हम सौदेबाजी का सिद्धांत भी कह सकते हैं या सौदेबाजी की शक्ति भी कह सकते हैं। इसके ये जो है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य और सीमांत लागत के बीच के अंतर जहां पर अधिकतम होता जाएगा, हम कहेंगे डिग्री ऑफ मोनोपोली बढ़ता जाएगा। तो ये एक प्रकार से सौदेबाजी का सिद्धांत कहलाता है। ये सौदेबाजी की पावर कहलाती है, अर्थात सौदेबाजी की पावर बढ़ती जाती है। इसको हम विस्तृत आगे देखेंगे। दूसरा हमारा सिद्धांत है प्रोफेसर ट्रिफिन मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। ट्रिफिन ने इसे क्रॉस इलास्टिसिटी के बेस पे मेजरमेंट किया है। क्रॉस इलास्टिसिटी का तात्पर्य होता है कि यदि कोई एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में वाई कमोडिटी की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें इसका मतलब होता है कि एक्स इंडस्ट्री की वस्तुओं के प्राइस में इम्प्रूवमेंट होने के परिणाम स्वरूप व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वाई इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट डिमांड। तो हम वाई इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके आधार पर देखेंगे कि वास्तव में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कितनी है। थर्ड हम स्टडी करेंगे बेन्स का मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी में एवरेज कॉस्ट से ऊपर प्राइस कितना होता जा रहा है, यानी डिफरेंट बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस। एवरेज कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंट जितना अधिक होता जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। Hence we can say that degree of monopoly power भी improve होती चली जाएगी। तो इसके पहले लर्नर में हमने देखा, लर्नर ने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के डिफरेंस को हमको मेजरमेंट करना है। प्रोफेसर ब्रेन ने कहा कि नहीं, हमको एवरेज कॉस्ट और प्राइस के बीच के डिफरेंस को मेजरमेंट करना है और उसके बेस पे हमको डिग्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर को निकालना है। हमारे पास अगला हमारे पास है रोथशाइल्ड का मेजरमेंट, जिसे हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के रूप में देखेंगे। तो रोथशाइल्ड ने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बेस पे कहा, तो इसमें हम मेजरमेंट करेंगे फर्म का डिमांड कर्व की स्लोप। पहले हम इसमें इसके अंतर्गत फर्म की डीडी डिमांड कर्व का स्लोप हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम इंडस्ट्री की डीडी के स्लोप को हम लोग स्टडी करेंगे और उसके रेशियो के बेस पे हम ये निकालेंगे कि वास्तव में डिग्री ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कुछ चार जो बेसिक्स हैं इन पे स्टडी करेंगे। सबसे ज़्यादा यूजीसी नेट या पीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आते हैं। ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं और ये चार कॉम्बिनेशन के बेस पे कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग्स। ये आपका डिसऑर्डर्स पे होते हैं, तो आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा कि लर्नर ने वास्तव में सीमांत लागत और मूल्य के बेस पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रोफेसर ट्रिफिन ने क्रॉस इलास्टिसिटी के बेस पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रोफेसर ब्रेन ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और वहीं रोथशाइल्ड ने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बेस पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप लोग बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। यहीं से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। आइए हम देखते हैं लर्नर्स मेजरमेंट। प्रोफेसर लर्नर ने कहा कि कीमत और सीमांत लागत का अंतर एकाधिकार की शक्ति की कोटि का माप होता है। यदि प्राइस और सीमांत लागत के बीच में अंतर जितना अधिक होगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कंटिन्यू इंप्रूव होती
चली जाएगी। तो इन्होंने ये एक फार्मूला दिया जो आप सभी लोगों को लर्न करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोफेसर एपी लर्नर द्वारा प्रस्तुत डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डीएमपी का फार्मूला क्या है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन द इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में मार्जिनल कॉस्ट के जगह पर हम मार्जिनल रेवेन्यू पुट करते हैं, हेंस वी कैन फाइंड द न्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इज डीएमपी इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में पी एम आर अपॉन पी। तो ये हमारे पास एक प्रकार से नया इक्वेशन आ जाता है जो मार्जिनल रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होता है। अब हमको एक चीज ये देखना होगा कि यदि सीमांत लागत तथा मूल्य के बीच में अंतर बहुत अधिक होता जाएगा तो डिग्री ऑफ मोनोपोली फर्म पावर बढ़ती चली जाएगी। हम देखते हैं कि यदि मोनोपोली है, यदि इकोनॉमी में मोनोपोली है तो पी और एमसी के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। मोनोपोली के अंतर्गत एक ही फर्म होती है, वो अपनी वस्तु का मूल्य अधिक से अधिक रखता है सीमांत लागत से, तो वास्तव में डीएमपी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि परफेक्ट कंपटीशन है तो हम जानते हैं कि वहां पर ये इसका मान सबसे न्यूनतम होगा। तो ये हमें कह सकते हैं कि डीएमपी की पावर वास्तव में बहुत कम हो जाती है और हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि DMP यहां पर 0 हो जाती है, यानी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर यहां पर समाप्त हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या होगा, आप बोल देंगे 0 होगा। और इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में एक ही मोनोपोली होगा तो वो अपनी वस्तु का मूल्य अधिक से अधिक रखेगा, तो इसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो अंतर वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्नर के अनुसार अर्थव्यवस्था में डिग्री ऑफ मोनोपोली जो 0 और 1 के बीच में ही मूव करती है। 0 अधिकतर परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत पाया जाता है और 1 अधिकतर मोनोपोली के बीच में पाया जाएगा, मोनोपोली के कंडीशन में पाया जाता है। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली जो होगी वो 0 और 1 के बीच में ही मूव करेगी प्रोफेसर एपी लर्नर के अनुसार। आइए हम डायग्राम के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, हेंस इट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे हमने एक लंब डाला, ओ एम इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड एमपी इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये प्राइस होगा। AR और MR दोनों डिक्लाइनिंग स्लोप में है। अब हम यहां पर देखते हैं कि DMP इज इक्वल टू P माइनस MR अपॉन P। अब हमारे पास P क्या है, हम यहां पर देख रहे हैं P प्राइस है, यहां पर MP द प्राइस या जिसको हम PM भी कह सकते हैं, और MR क्या है, और MR देख सकते हैं P और हमारे पास ये MR जो होगा E और M होगा। तो MR हमारे पास, पहले तो प्राइस हम देखते हैं, प्राइस हमारे पास शायद ये है, MP इज द प्राइस, हम वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो हो जाएगा MP माइनस MR की वैल्यू क्या है, ME अपॉन MP। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि MP में से यदि ME घट जाएगा, MP में से यदि ME इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा PE। तो हम ऊपर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू PE अपॉन MP। यही हमारे पास डिग्री ऑफ मोनोपोली
पावर को मेजरमेंट करने का तरीका होगा। तो ये हमारे पास जो ये होता रेशियो बिटवीन पीई अपॉन एमपी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। ये हम बेन के अनुसार, हमने इसको देखा एपी लर्नर के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर टिफिन के अनुसार। प्रोफेसर टिफिन ने क्रॉस इलास्टिसिटी के बेस पे वास्तव में डीएमपी की माप की। इनके अनुसार मान की कीमत प्रतिलोच या क्रॉस इलास्टिसिटी दो फर्मों की वस्तुओं में स्थानापन्नता की कोटि को उस समय मापती है। एक फर्म की वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी फर्म की वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अर्थात यदि एक्स इंडस्ट्री की वस्तु का मूल्य बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप वाई इंडस्ट्री की डिमांड में जो परिवर्तन आता है, उसके आधार पर हम लोग वास्तव में मेजरमेंट डीएमपी की गणना करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि डीएमपी की गणना करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को या स्थानापन्न वस्तु के बेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोफेसर टिफिन ने बताया कि वास्तव में इसके बीच की जो डिग्री होगी वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में कहीं होगी। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण एकाधिकार शक्ति है, यदि अर्थव्यवस्था में द परफेक्ट मोनोपोली की कंडीशन है, तो यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। और यदि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन है तो इकोनॉमी में डीएमपी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो 0 की कंडीशन है ये विशुद्ध एकाधिकार है, ये प्योर मोनोपोली की कंडीशन है, और ये है परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है। परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में ये इनफाइनाइट हो जाएगा और प्योर मोनोपोली के अंतर्गत ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री 0 और इनफाइनाइट के बीच में मूव करेगी, जबकि इसके पहले हमने लर्नर के अंतर्गत देखा कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है दैट विल बी मूव बिटवीन एपी लर्नर के अनुसार इट विल बी मूव विथ 0 to 1 के बीच में मूव करेगी। आइए हम देखते हैं बेन्स मेजरमेंट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एकाधिकार शक्ति की कोटि मापने के लिए प्रोफेसर बेन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म कितना अर्न करती है। हम देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होती है वो एसी और प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम मेजरमेंट करते हैं। यानी पी और एसी यानी मूल्य से लागत से यदि मूल्य का मान बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये मेजरमेंट, ये डिफरेंस जितना अधिक होता जाएगा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बढ़ती चली जाएगी। यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, और ये डिफरेंस अगर मैक्सिमम हो जाता है तो, लेकिन यदि ये डिफरेंस कम होता जाता है और P इज इक्वल टू एसी हो जाता है कहीं पर, सपोज दैट इन द परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समाप्त हो जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 हो जाता है, वहां पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर आल्सो 0 हो जाएगी। तो प्रोफेसर बेन्स ने वास्तव में प्राइस और एसी के बेस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया और उसी के बेस पे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को भी डिफाइन किया। अब हम ये देख सकते हैं क्या कि मोनोपोली यानी प्योर मोनोपोली के अंतर्गत प्योर मोनोपोली के अंतर्गत ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। यानी प्राइस और एसी के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होता है, इसलिए यहां पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर भी मैक्सिमम होगी। लेकिन वहीं परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत वास्तव में इसके बीच का पी और एसी के बीच का डिफरेंस मिनिमम हो जाता है, और जब मिनिमम हो जाता है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली भी कम होने लगता है या 0 हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं।
अब हमारे पास अगला टॉपिक है प्रोफेसर रोथस्चिल्ड मेजरमेंट, जिसे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोथस्चिल्ड ने कहा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहली हमारे पास होती है फर्म और दूसरी हमारे पास होती है इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री, फर्म के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं, यानी फर्म के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसके अंतर्गत फर्म की डिमांड कर्व, ये आप स्लोप को मेजरमेंट कर लीजिए। आप स्लोप को मेजरमेंट कर लेंगे तो उसके बेस पर हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, तो इसको स्लोप को हम लोग इसकी स्लोप को, फर्म के डिमांड कर्व की स्लोप को हम मेजरमेंट कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के डिमांड कर्व की स्लोप को मेजरमेंट कर लेते हैं और जिसके आधार पर हम लोग डीएमपी की गणना करते हैं। तो यहां पर फार्मूला होता है डीएमपी बराबर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीडी, यानी फर्म की डिमांड कर्व, एंड स्लोप ऑफ कैपिटल डीडी ऑफ इंडस्ट्री। इस फार्मूले में यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम डीएमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेखा चित्र है हमारे पास। इस रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि बेस एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया तथा परपेंडिकुलर में हमने प्राइस को ले लिया। ये हमारे पास ये आपका डिमांड कर्व फर्म का है, ये फर्म का डिमांड कर्व है और ये हमारे पास इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, दिस इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व। यहां पर OR पॉइंट पर हम देखते हैं कि दोनों फर्म और इंडस्ट्री दोनों के डिमांड कर्व का स्लोप इक्वल है। बट यदि हम इस पॉइंट को देखें, यहां पर यदि हम देखते हैं तो यहां पर इंडस्ट्री के डिमांड कर्व का स्लोप अधिक है जबकि फर्म के डिमांड कर्व का स्लोप कम है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अंतर हमको दिखाई पड़ता है। तो जब इस अंतर के बेस पर हम देख सकते हैं कि DMP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DD अपॉन स्लोप ऑफ DD। तो स्लोप ऑफ DD कितना है, KL अपॉन KR, KL अपॉन KR। ये स्लोप आपका है किसका, इंडस्ट्री का। आप ये और इसको मेजरमेंट कर लो तो क्या हो जाएगा, KL अपॉन KR। और वहीं पर इसका मेजरमेंट करते हैं इंडस्ट्री का, तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा KN अपॉन KR। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है, KL अपॉन KN। अगर हम ये मेजरमेंट कर लेते हैं यानी KN अपॉन KL ये मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि प्रोफेसर रोथस्चिल्ड का भी सूचकांक 0 और 1 के बीच का है। 0 यानी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर 0, अगर 1 है दैट इज द मैक्सिमम। क्योंकि जब ये इस फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री की डिमांड कर्व दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, एक में आ जाएंगे तो हम 0 पे आ जाएंगे, मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगी। यानी जब इसके बीच का अंतर मैक्सिमम हो जाएगा तो हम 1 पे रहेंगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर सबसे अधिक रहेगी। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक के अंतर्गत डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को देखा। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर के अंतर्गत हमने 4 सिद्धांत का अध्ययन किया। AP लर्नर का मेजरमेंट, जिसे हम सौदेबाजी का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत मूल्य और सीमांत लागत के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं DMP। वहीं प्रोफेसर ट्रिफिन का जो सिद्धांत था, इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी के बेस पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं DMP को। वहीं प्रोफेसर ब्रेन का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और रोथस्चिल्ड का स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बेस पे, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपको
आएगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।